कर्नल साहब, जल्दी से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। आवाज़ लगाकर सुधा ने कहा। कर्नल ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सब्जी का डोंगा खोलते हुए कहा, अरे वाह, दाल मखानी और बटर पनीर की सब्जी, भाई मजा आ गया। सुधा, तुम कैसे जान लेती हो मेरे मन की बात? आपकी बटर हाफ जो हूँ। बटर हाफ नहीं, बेटर हाफ। तुम और तुम्हारे जोक्स। चलिए अब खा भी लीजिए, बहुत थक गए होंगे आप। इतना बड़ा केस जो सॉल्व किया है आपने। हाँ भाई, ये तो है। वैसे ये केस आखिर में बहुत खतरनाक हो गया था। बदमाश हमारे पीछे थे और सुनसान सड़क पर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। दिवाकर की बंदूक में आखिरी गोली बची थी और उधर 15-16 बदमाश 3 गाड़ियों में हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने दिवाकर की ओर देखा, उसने मेरी ओर देखा। हम दोनों समझ गए कि अंत शायद निकट ही है। जानती हो सुधा, उस पल में मुझे सिर्फ एक बात का मलाल था। मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ऐसे मत कहिए, मरे आपके दुश्मन। वो तो भला हो कंगना का, जो पुलिस फोर्स के साथ सही समय पर आ गई और आप दोनों को बचा लिया। और आप मुझे कितना प्यार करते हैं ये भी कोई बताने की बात है? मैं आपके बिना बताए भी समझती हूँ। कमाल हो तुम भी, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना ही होती तो न जाने मेरा क्या होता। मेरे जीवन की हर इच्छा और तमन्ना को तुमने पूरा किया है। आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मैंने चाहा वो सब आपने दिया है। और क्या चाहिए मुझे? केवल मेरी खातिर देहरादून छोड़कर मेरे समुद्र प्रेम के कारण आपने मुंबई में अपना आशियाना बनाया। अपना आशियाना मत कहो, हमारा आशियाना। सही कहा आपने। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब हम इस नीले सागर में शिप में बैठकर सैर करेंगे। हमारे चारों ओर अथाह सागर होगा, चारों ओर जल ही जल। क्या समा होगा वो। 2-3 दिन बाद कुरियर वाले ने एक लिफाफा कर्नल साहब को दिया, जिसे खोलकर उन्होंने देखा। ये एक निमंत्रण पत्र था। निमंत्रण पत्र को पढ़कर कर्नल पुरोहित बेहद खुश हो गए और तुरंत सुधा को बुलाकर कहा, सुधा, लगता है तुम्हारा समुद्र में घूमने का शौक पूरा होने का समय आ गया है। लो, ये निमंत्रण पढ़कर देखो। सुधा ने निमंत्रण पत्र पढ़ के कर्नल से पूछा, क्या ये वही मिस्टर रहेजा हैं जिनकी आपने किडनैपर से अपने आर्मी करियर की शुरू में जान बचाई थी? बिल्कुल वही हैं। अपने क्रूज पर 94th सालगिरह मनाने जा रहे हैं और वो अपनी वसीयत भी उसी में पढ़ेंगे। अपने क्रूज से आपका क्या मतलब? हाँ भाई, अपने क्रूज पर मिस्टर रहेजा अरबपति हैं। 5 शिप और बहुत सी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ऐसा वैसा आदमी नहीं है हमारा रहेजा। बोलो, क्या बोलती हो तुम? चलें या ना चलें? एक निमंत्रण कार्ड मिलने पर तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। आफ्टर ऑल हमारा भी तो स्वाभिमान है। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी इसी दिशा में सोच रहा था। आज से 40 साल पहले का वो मिस्टर रहेजा की किडनैपिंग का वाकया, उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद 2-3 बार ही उनसे फ़ोन पर बात हुई है। चलो छोड़ो, क्यों ना आज पिक्चर देखने चले। उसी समय कर्नल को मिस्टर रहेजा का फ़ोन आ गया। आप कर्नल पुरोहित बोल रहे हैं? शायद आपको मेरा भेजा हुआ निमंत्रण पत्र मिला हो। जी हाँ, आज ही मिला है आपका निमंत्रण पत्र। क्या हाल है आपके? स्वास्थ्य कैसा रहता है? अरे सर, मेरी उम्र तो अब 94 के लगभग है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। अब तो न जाने कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। सोचा एक बार उन सभी को धन्यवाद देता चलूँ जिन्होंने जीवन की इस यात्रा में मेरा सहयोग किया था। और आपका नाम तो उस लिस्ट में नंबर 1 पे है, क्योंकि उन फरिश्तों में से आप एक ही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। वरना आज से 42 साल पहले ही मैं यहाँ से अलविदा हो चुका होता। मुझसे अधिक श्रीमती रहेजा आप सबसे मिलने के लिए बेकरार थी। वो भी देखना चाहती थी कि वो कौन कर्नल पुरोहित हैं जिन्होंने उनके सुहाग की रक्षा करी, लेकिन ये हो ना सका और वो इससे पहले कि आपसे मिलती इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे आपसे वसीयत के सिलसिले में कुछ मशवरा करना है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब परिवार हमारे जीवन के इस जश्न में शामिल होंगे।
कर्नल ने फ़ोन रखते हुए सुधा से पूछा। बोलो, आप क्या कहती हो, चलें या नहीं? अब तो ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है कर्नल साहब, चलिए चलते हैं। मैडम, लेकिन आपके मेडिकल अपॉइंटमेंट का क्या होगा? श्री बनर्जी वैसे भी देश के नंबर 1 न्यूरोसर्जन है। दोबारा उनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं चाहती भी नहीं उससे अपॉइंटमेंट लेना। बेकार में कुछ उल्टा सीधा बताने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों ने सामान पैक किया और गोवा के लिए रवाना हो गए। क्रूज़ पर कर्नल और सुधा का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया गया। ये एक रहेजा कंपनी का बहुत विशाल क्रूज़ था, जिसे बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था। क्रूज़ पर वेटर और क्रूज़ संचालक मंडल के अतिरिक्त सभी रहेजा के रिलेटिव्स थे। रहेजा के रिलेटिव्स आपस में बात करने लगे। अबे, ये अजनबी के लोग कौन आ गए? होंगे कोई रहेजा के मित्र लोग, या उसकी वसीयत में से थोड़ा हमारा हक छीनने वाले। रहेजा की बहन के लड़के विक्रांत, जो सीबीआई में ऑफिसर था, उसने कर्नल को पहचानते हुए कहा। मैं कर्नल को पहचानता हूँ। 1-2 केसेस में इन्होंने हमारी मदद भी की थी, लेकिन है बहुत काया इंसान। भारतीय सेना का कर्नल है। अब इसके सिर पर रिटायरमेंट के बाद जासूसी करने का भूत सवार हो गया है। केस के अंत में ये सारा क्रेडिट स्वयं बटोर लेता है। मुझसे तो इसकी कभी नहीं बनी। विक्रांत को देखते ही कर्नल ने उसे विश किया और कहा, सर, आप भी हैं? आप मिस्टर रहेजा के रिलेटिव हैं या गेस्ट? मैं जहाँ परिवार का फंक्शन चल रहा हो, वहाँ दाल भात में मूसर चंद नहीं बनता। आपकी तरह बीच में घुसने की मेरी आदत नहीं है। कर्नल साहब, आप तो महान हैं। आपकी बराबरी कौन कर सकता है? अब तो हम आम आदमी हैं। जहाँ प्यार से बुलाया जाता है वहाँ चले जाते हैं। अगर मुझसे उलझा तो सारी की सारी हैकड़ी निकाल दूंगा इसकी। इस सब को अनसुना करते हुए कर्नल ने सुधा से कहा, आओ, जितने रहेजा साहब तैयार होते हैं, डेक पर चलकर समुद्र की विशालता, गहराई और समुद्र में तैरती हुई फिशेस का आनंद ले लेते हैं। कर्नल और सुधा दूर दूर तक फैले अथाह सागर को देखते रहे। मछलियाँ पानी में तैरती बहुत सुंदर लग रही थी। क्रूज़ समुद्र की सतह से ऊपर करीब 10 किलोमीटर आ गया था। यहाँ से अब चारों ओर समुद्र का जल ही दिखाई दे रहा था। गहरी शांति थी, प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। सुधा ने जल में तैरती हुई एक विशाल मछली की ओर इशारा करके कर्नल से कहा, वो देखो कितनी बड़ी फिश है। मैडम, वो व्हेल मछली है, समुद्र की सबसे बड़ी मछली। कर्नल साहब, क्या ये मछलियाँ भी परिवार बनाकर रहती हैं? हाँ, बिल्कुल। इनके भी परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ये आपस में वैमनस्य, ईर्ष्या, राग द्वेष से बहुत दूर रहती है, प्यार से रहती है। झगड़ा इनमें तभी होता है जब कोई दूसरा दल इन पर अटैक करता है। बस सुधा, इनमें और हम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जैसे हमारा बेटा दूर देश में जा बसा है, हमें भूलकर दूसरी दुनिया बना लेना चाहता है, ये शायद ऐसा नहीं करती होगी। ठीक कह रहे हैं आप। परिवारों में, गुटों में, देशों में, विश्व के हर महाद्वीप में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। उस सबसे शायद ये अनभिज्ञ होंगी। आपस में बस प्यार ही प्यार होता है। जैसे हम में और तुम में। जी सही कह रहे हैं आप। वो वेटर शायद हमारी ही ओर आ रहा है। लगता है मिस्टर रेजा तैयार हो गए। बदल लो। उस वेटर ने पास आकर बताया, सर, रेजा साहब आपको बुला रहे हैं। रेजा ने हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन करते हुए कहा, आप लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। कुछ खाया पिया है आप लोगों ने या नहीं? अरे सर, सब खा लिया। आपको हम दोनों की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुके लाए थे, कोई गिफ्ट लाना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होता। रेजा ने एक वेटर से कहा, जाओ जाकर कॉफ़ी ले आओ और साथ में कुछ खाने पीने के लिए, और फिर इस गेट को बंद कर देना और बाहर का लाल बल्ब जला देना ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। कर्नल, मुझे बताइए, क्या इंसान अपने कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है? कर्नल, आज मैं 94 साल का हो गया हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खट्टी मीठी यादें, कुछ अपनों द्वारा की गई रुसवाइयाँ, कुछ मेरा खुद का गलत स्वभाव, मुझे सब याद आता है। मेरी पत्नी नीलम ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया, और कैसी भी परिस्थिति रही उसने सदा मेरा साथ निभाया।
उसके जाने के बाद वक्त मुझसे रुस्वा हो गया। अच्छे बुरे दिन हर इंसान के जीवन में आते हैं, मेरे भी आए। बिजनेस चौपट हो गए, बैंकों में मेरे सारे खाते सफाचट हो गए और मैं सड़क पर आ गया। यही समय होता है जब अपनों की परख के लिए इंसान दर बदर भटकता है। मेरे उन डार्क दिनों में मेरे अपनों ने तो क्या, रिश्तेदारों नातेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने सभी दरवाजे खटखटाए पर किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। मैं अपने बड़े लड़के के घर गया जिसको बसाने और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मैंने 40 करोड़ रुपया दिया था। उसने और उसकी पत्नी ने जो मेरा तिरस्कार किया वो मैं आज तक नहीं भुला हूँ। मेरे वहाँ ठहरने के 1-2 दिन बाद ही उसकी पत्नी ने मेरे बेटे से कहा, कब ढलेगा ये बुढ़ा, अपना तो सब कुछ गंवा चुका है, अब यहाँ किस उम्मीद में आया है। मेरे बस का नहीं है सुबह 4 बजे इसके लिए बैठी बनाना। कर्नल साहब, मैं उन्हें बिना बताए अपने छोटे बेटे के पास गया जिसने बातों बातों में मुझसे कहा, आपने तो जो भी किया वो बड़े बेटे के लिए किया, महंगी गाड़ियाँ, पॉश कॉलोनी में मकान दिलवाया, पर मुझे क्या मिला? आपके ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट। कर्नल साहब, मैं व्यथित होकर उसके घर से भी चला आया। दोबारा मैंने जी तोड़ मेहनत करी, भाग्य ने मेरा साथ दिया और वो बिजनेस साम्राज्य जो मेरे हाथ से खिसक गया था उसे मैंने फिर हासिल किया। ये सब क्या है कर्नल? क्या पुनर्जन्म के कर्मों का फल? मेरा आपसे एक सवाल है कर्नल, क्या इंसान अपने कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है? कर्नल ने दार्शनिक होते हुए कहा। मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन जन्म पुनर्जन्म नहीं, इंसान को अपने कर्मों का लेखा जोखा वर्तमान जन्म में ही मिलता है। मुझे देखिए, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सफल इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है रहेजा सर। 5 साल से मैंने अपने इकलौते बेटे का मुंह नहीं देखा है। वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड नेशनैलिटी हासिल करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। कहता है इंडिया में रखा ही क्या है सिवाय धक्का मुक्की, भीड़, गंदगी, दम घोटने वाली हवा। रहेजा साहब, मेरी हिसाब से कर्मों के चक्रव्यूह से निकल पाना आसान नहीं होता और किसी पुनर्जन्म में नहीं, कर्मों का फल इसी जिंदगी में मिलता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं कर्नल, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है तो शायद रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिलों तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम नहीं लगता। महाभारत में अगर अभिमन्यु के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन होते तो शायद उसकी जघन्य मौत ना हुई होती। रहा सवाल वसीयत का, तो मेरा मन अपने किसी भी रिश्तेदार को या बेटों को फूटी कौड़ी देने का भी नहीं है और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मैं अपनी वसीयत करोड़ों की जायदाद का एक ट्रस्ट बना देना चाहता हूँ जो दुखी बेसहारा लोगों का भरण पोषण कर सके। हो सकता है कि इस सब से जाने अनजाने जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं या यूँ कहिए जो मैंने गलत काम किए हैं उनकी भरपाई हो जाए। चलिए कर्नल साहब, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ डार्क सीक्रेट्स आपको बताता हूँ। अपना डार्क सीक्रेट कर्नल को बताने के बाद रहेजा ने कहा, मैं आपको एक विशेष काम सौंपना चाहता हूँ कर्नल। आप बहुत प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं, अतः उस खास व्यक्ति को खोजकर उस तक उसका हक पहुँचा दीजिए और बाकी के सारे संबंधियों को मैं उनकी औकात बताना चाहता हूँ, उन्हें ठेंगा दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आपको ये सब भी करना था तो इतनी भीड़ को निमंत्रण क्यों दिया? क्या आप समझते हैं कि आपके रिलेटिव्स और बच्चे इतनी आसानी से इस सब को स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे कर्नल, और इसीलिए मैंने 7-8 बाउंसरों का इंतज़ाम कर रखा है। दरअसल मैं अपनी संतान और सगे संबंधियों को एक कड़वा मैसेज देना चाहता हूँ। ये सब तो ठीक है रहेजा सर, लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए। थोड़ा बहुत अपने रिश्तेदारों और बच्चों को बांट ही दीजिए। बाहर बैठे रिश्तेदार कयास लगा रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है। एक ने कहा, हो सकता है कि कर्नल को रहेजा डिक्टेशन दे रहे हो कि हम में से किस किस को क्या मिलेगा। दूसरे ने कहा, ये रहेजा कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, अपनी पत्नी के अलावा भी रिश्ते रखे हैं इसने। तभी वहाँ विक्रांत आ गया। उसने कहा, अरे कर्नल खुद के लिए रहेजा से भीख मांग रहा होगा। ये तो मानना पड़ेगा कि बुढ़ा है बहुत काइयाँ। अगर ठीक से संपत्ति नहीं बांटी तो मैं तो उससे लिपट जाऊंगा।
छोड़ूंगा नहीं साले को। अचानक दरवाज़ा खोलकर कर्नल, उनकी पत्नी और रहेजा के वफादार डॉगी जैकी के साथ बाहर आ गए। वसीयत पढ़ते हुए रहेजा ने कहा, मैं आप सभी लोगों को यहाँ बुलाकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप सब में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मैंने समय समय पर यथासंभव मदद ना की हो, लेकिन इसके विपरीत तुम सब ने मुझे क्या दिया। जब मैं दिवालिया हो गया था और सड़क पर आ गया था, उस समय आप में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप सब मतलब ही एहसान फरामोश और गंदी नाली के कीड़े हो। मैं अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति में से किसी को फूटी कौड़ी भी देना नहीं चाहता, परंतु कर्नल साहब के कहने पर मैंने अपने सगे बेटों को 50-50 लाख और सभी रिश्तेदारों को 5-5 लाख देने का फैसला किया है। और आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक डार्क रहस्य आप सबके सामने खोलना चाहता हूँ। उसी समय वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई। सन्नाटे को चीरती एक बुलेट मिस्टर रहेजा की कनपट्टी को चीरते हुए निकल गई। वो नीचे गिर गए। उनका वफादार कुत्ता जैकी हत्यारे पर टूट पड़ा। उसने हत्यारे के एक हाथ को अपने तेज नुकीले दांतों की गिरफ्त में ले लिया। ये सब 5 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। लाइट के आने पर सब लोग हैरान हो गए कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया। सब एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। मिस्टर रहेजा की मौत हो चुकी थी। जब लोगों ने देखा कि कुत्ता जैकी रहेजा साहब के भांजे दीपक का हाथ दांतों में पकड़े हुए खड़ा है, तो सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सबके मुंह से निकला, दीपक तुमने? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? दीपक ने रोते हुए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने ये सब नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मैं रहेजा मामा जी की बहुत इज्जत करता हूँ। चाहे मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास तो रिवॉल्वर भी नहीं है। अचानक विक्रांत ने खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं सरकार द्वारा दी गई शक्तियों का निर्वहन करते हुए एतद द्वारा आप सभी को सूचित करता हूँ कि मिस्टर रहेजा का कातिल आप लोगों में से ही एक है। अतः जब तक मेरा आदेश ना हो, कोई इस क्रूज को छोड़कर नहीं जाएगा। रहेजा के बेटे अवधेश ने खड़े होकर कहा, क्यों? क्या आप दूध के दूल्हे हैं? मेरी डैडी की मौत हुई, तहकीकात मैं करूँगा। तुम क्या करोगे तहकीकात? तुम्हारे सगे पिता ने तुम्हें इस लायक नहीं समझा कि अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें दे देते। बात करते हो। रहेजा के छोटे बेटे प्रवीण ने कहा, सिक्योरिटी को बुलाओ और भाई की तलाशी लेने को कहिए। मुझे मालूम है कि भाई के पास रिवॉल्वर है। रहेजा की सिक्योरिटी रहेजा के बड़े बेटे अवधेश की ओर तलाशी लेने के लिए बढ़ी। अवधेश ने उन्हें डांटते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने मुझे छूने का प्रयास किया। हाँ, है मेरे पास रिवॉल्वर, लेकिन रिवॉल्वर तो यहाँ न जाने कितने रिश्तेदारों के पास में होंगे। कर्नल ने कहा, ठीक सुझाव है। सबसे पहले मेरी रिवॉल्वर चेक कर ली जाए, जो फुल्ली लोडेड है और लॉक्ड है। ये कहकर कर्नल ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रख दी। तलाशी में 6 रिश्तेदारों के पास से रिवॉल्वर निकली और सभी के रिवॉल्वर में से 1-2 बुलेट मिसिंग थी। सभी ने बुलेट के कम होने के फनी एक्सक्यूजेस दिए। एक ने कहा कि रिवॉल्वर साफ करते हुए गलती से गोली चल गई। दूसरे ने कहा कि चिड़िया को मारते हुए गोली चल गई। एक रिवॉल्वर दीपक से थोड़ी दूर पड़ी मिली। रिवॉल्वर को छूकर ही तो पक्का हो गया था कि यही मर्डर वेपन है, लेकिन इसे चलाया किसने, दीपक ने या किसी अन्य ने? बिना फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के बयान के ये तो कहना मुश्किल था कि इस रिवॉल्वर पर किसके फिंगरप्रिंट थे, लेकिन ये एक ज़बरदस्त साक्ष्य था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। कर्नल ने अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुधा, आप इस पचड़े में क्या पढ़ती हैं? अपने कैबिन में जाकर आराम कीजिए। लेकिन जैसे ही वो चलने को हुई, विक्रांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, चली जाइएगा आंटी, लेकिन पहले तलाशी तो पूरी हो जाने दीजिए। वैसे भी मिस्टर रहेजा की कनपट्टी जिस पर गोली लगी है वह आपकी तरफ है। कर्नल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या मतलब? लेडीज पर भी शक करेंगे आप? विक्रांत ने कहा, परेशान क्या हो रहे हैं कर्नल साहब? सबके सामने पूरी इज्जत के साथ महिलाओं की तलाशी ली जाएगी। तलाशी में 3 महिलाओं के पास से गन मिली। श्रीमती बत्रा की गन खाली थी, उसमें कोई कारतूस नहीं था। रहेजा की साली की रिवॉल्वर में भी 3 गोलियां गायब थी। मिसेस पुरोहित की गन में से 2 गोलियां गायब थी। विक्रांत ने मिसेस पुरोहित से पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी गन में से 2 गोलियां किस किस पर चलाई गईं? कर्नल ने जवाब दिया, इस विषय में ये क्या बताएगी? मैं सुरक्षा की दृष्टि से कभी कभी एक लाइट रिवॉल्वर श्रीमती जी के पर्स में डाल देता हूँ, ताकि वक्त जरूरत काम आए, जैसे आज वक्त पर काम आई। लगता है कर्नल साहब आपको
रहेजा सर की रेवड़ी कम मिली। कर्नल ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा। मिस्टर विक्रांत, डोंट क्रॉस द लिमिट। मुझे मालूम है कि आप कितने घटिया किस्म के इंसान हैं। जब तक कुछ प्रूफ ना हो या प्रूव ना हो जाए, कीप योर माउथ शट। मिस्टर रहेजा मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे मित्र थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, रहेजा सर ने अपने परिवार के लोगों को तो 5-5 लाख दिए अपने सगे बेटों को छोड़कर, लेकिन आपको किस इश्क में 5 करोड़ दिए हैं? ये सुनकर कर्नल बहुत सोच में पड़ गए। बंद कमरे में हुए डिसीजन और बंद कमरे में जो कुछ भी कंप्यूटर पर लिखा हुआ था वो बाहर इन लोगों को कैसे पता चल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस केस में रहेजा के बहुत से रिश्तेदारों ने इंटरेस्ट लिया है और रहेजा की मौत के कुचक्र में बहुत से रिश्तेदार शामिल हैं। लेकिन फिलहाल कर्नल ने विक्रांत को जवाब दिया। मिस्टर विक्रांत, आप थोड़ा लेट हो गए। अब उन्हें हमसे क्या इश्क था ये सब पूछने, तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा रहेजा सर के पास में। कर्नल, सब पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। 2-2 रिवॉल्वर रखते हो, कल तुम्हारी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। मैंने ऑलरेडी पुलिस को सूचित कर दिया है और मिस्टर रहेजा के गार्ड्स को सजग कर दिया है कि किसी भी दशा में क्रूज से कोई यात्री भागने ना पाए। अब काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए आप सभी को यह बताया जाता है कि आप लोग डिनर के बाद अपने अपने कक्ष में जाकर सुबह तक विश्राम करें। सुबह 8 बजे हम लोग यहीं पुलिस का इंतज़ार करेंगे। कर्नल और सुधा अपने कक्ष में चले गए। सुधा ने कहा, हम लोग बेकार ही मुसीबत में फंस गए। आए थे शिव से अनंत तक फैला हुआ समुद्र देखने के लिए, लेकिन इस हादसे ने सब पर पानी फेर दिया। अरे बेकार मत सोचो, कोई पानी नहीं फिरा है। बैठे बैठाए हमें 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब हम तुम्हारा इलाज कराने विदेश चलेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है किसने किया है ये मिस्टर रहेजा का मर्डर? मुझे क्या पता। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि हम दोनों में से तो किसी ने नहीं किया, लेकिन अगर शक की बात ही कहते हो तो मेरा शक तो रहेजा सर के बेटों पर ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब उनका किया धरा है। मुझे तो दोनों बेटे डफर लगते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सो जाओ, मैं जरा क्रूज का चक्कर लगा कर आता हूँ। क्या बात कर रहे हो, इतनी रात में शिप का चक्कर? चुपचाप सो जाओ। तुम्हें तो मालूम ही है सुधा कि जब तक खाने के बाद मैं 1-2 चक्कर नहीं लगा लेता, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा सावधानी से जाना, और ये लो गन डाल लो अपनी जेब में। कर्नल घूम ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और लाइफ जैकेट के साथ में समुद्र में छलांग लगा दी। उसके पीछे पीछे कई गार्ड्स भी आ रहे थे जिन्होंने उसे बचाने के लिए स्वयं समुद्र में छलांग लगा दी। बड़ी कठिनाई से वो लोग उसे जिंदा समुद्र से निकालकर डेक पर ले आए। वो व्यक्ति होश में नहीं था। कर्नल ने उसके नब्ज़ टटोल कर कहा, ये जिंदा है। अरे ये तो दीपक है, रहेजा सर का भांजा। ये जिंदा है, इसे नर्सिंग के लिए ले जाओ, बाकी जानकारी इसे सुबह हासिल कर। सुबह दीपक के होश में आते ही सुरक्षा गार्ड्स ने उसे घेरे में ले लिया और उसे अपने सभी रिश्तेदारों के सम्मुख पेश किया। सबकी निगाहें दीपक पर केंद्रित थीं। दीपक सहमा हुआ सा बैठा था। विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा, रहेजा जी तो तुम्हारे सगे मामा लगते थे, तो क्यों किया तुमने उनका कत्ल? मामा जी का कत्ल? और मैंने? इसी हफ्ते मामा जी ने मुझे खर्चे के लिए 2.5 लाख रुपए भेजे थे। मैं क्यों उनका कत्ल करता? कल ही गोवा के नर्सिंग होम में मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को जन्म दिया है। मैं तो उनसे मिलने जाना चाहता था। गार्ड्स मुझे जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मामा जी बहुत अच्छे थे और उन्होंने कदम कदम पर मेरी सहायता भी की थी। मैं भला उनका क्यों कत्ल करता? विक्रांत भाई, किसी और के गुनाह को मुझ पर थोपने का प्रयास मत कीजिए, कर्नल ने कहा। दीपक, इस बात का तो अभी पता चल जाएगा। तुम नर्सिंग होम का नाम और पता बताओ। आप कष्ट न करें कर्नल साहब, रहेजा सर के खून के आरोपियों में से एक नाम आपका भी है। मिस्टर विक्रांत, कुछ पता नहीं चलता कि कब शक की सुई आपके या किसी और की ओर घूम जाए। दूध का दूध और पानी का पानी तो मुंबई से आने वाली पुलिस की टीम और फोरेंसिक वाले ही करेंगे। 1 बजे के लगभग इंस्पेक्टर दिवाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को लेकर शिप पर आ गए। इंस्पेक्टर दिवाकर के शिप पर आते ही विक्रांत में एक करंट सा दौड़ गया और वो घटना की सारी जानकारी दिवाकर को देने लगा और मिस्टर रहेजा के रिश्तेदारों से परिचय कराने लगा। कर्नल से परिचय कराते हुए विक्रांत ने कहा, इनका नाम पुरोहित है और यही एक हम लोगों के बीच आउटसाइडर हैं। रहेजा के बेटे ने कहा, आप इनका सही परिचय क्यों नहीं दे रहे? सर, ये सेवा से रिटायर्ड कर्नल पुरोहित हैं और देश के नामी डिटेक्टिव्स में से एक हैं
और मेरे पापा रहेजा के अच्छे मित्रों में से एक है। दिवाकर ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ, नाम तो सुना है कर्नल पुरोहित का। क्या आपने मिस्टर रहेजा की मौत की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है? नहीं सर, मर्डर मिस्ट्री तो श्री विक्रांत सॉल्व कर रहे हैं। दिवाकर ने विक्रांत से पूछा। हाँ तो विक्रांत जी, आपने अभी तक क्या तफ्तीश की है? कुछ रोशनी डालेंगे पूरे एपिसोड पर? जी बिल्कुल इंस्पेक्टर, आप समझिए कि मैंने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। मर्डर मिस्टर पुरोहित या मिस्टर दीपक ने किया है। आप इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाइए, थोड़ी सी इनकी खातिर कीजिए, ये लोग सच्चाई उगल देंगे। क्या कह रहे हैं आप? कर्नल और मर्डर? कर्नल साहब, आपका क्या कहना है इस विषय में? मिस्टर दिवाकर, मैं तो बस इतना कहूँगा कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। फॉरेंसिक वालों की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को लगभग 4 बजे तक कई बातों का खुलासा हुआ, जिनमें प्रमुख ये तथ्य सामने आए कि मर्डर वेपन पर दीपक की उंगलियों के निशान हैं। मर्डर वेपन वही है जो दीपक के पास पड़ा मिला था, और हूबहू इसी तरह का एक वेपन विक्रांत के पास भी मिला था। उसमें से तो एक गोली भी गायब थी। कर्नल ने कहा, लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मौत की पहेली का खुलासा हो गया। श्री विक्रांत एक जैसे 2 वेपन लाए थे। एक वेपन से इन्होंने मिस्टर रहेजा का मर्डर किया और वेपन दीपक की तरफ उछाल दिया। मिस्टर दीपक ने रिफ्लेक्स एक्शन में रिवॉल्वर को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स पिस्टल पर आ गए, जबकि मिस्टर दीपक ने कुछ किया ही नहीं था। दीपक ने आभार मानते हुए कहा, थैंक यू कर्नल साहब, इंस्पेक्टर साहब को सच्चाई बताने के लिए। विक्रांत बोला, ये सब बकवास है, आप इन लोगों को कोतवाली ले जाइए और सच उगलवा लीजिए। इंस्पेक्टर दिवाकर ने विक्रांत की आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर विक्रांत, मौजूदा सिचुएशन में तो लगता है कि आपको ही ले जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ठहरा एक फर्स्ट क्लास सीबीआई ऑफिसर, हाउ कैन यू अरेस्ट मी? क्यों? क्या सीबीआई ऑफिसर का मर्डर करना माफ़ है? आपको क्यों नहीं थाने ले जाया जा सकता? जब आप मिलिट्री के इतने बड़े अधिकारी के लिए एक पल में कह सकते हैं कि इन्हें पकड़ कर ले जाइए, तो आपको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? चलिए, अपना सामान उठाइए, चलिए मेरे साथ। विक्रांत की सारी हवा निकल चुकी थी, उसका रंग पीला पड़ चुका था और घबराहट में उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने देखा कर्नल पुरोहित आराम से बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब तक वो समझ चुका था कि ये सब कुछ करा कराया कर्नल पुरोहित का है। विक्रांत कर्नल से कहने लगा, सर, मैं सब कुछ समझ गया, मुझे मत फंसाइए। इंस्पेक्टर दिवाकर ने अपनी टीम से कहा, चलिए मिस्टर रहेजा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले चलिए और श्री विक्रांत और इनकी रिवॉल्वर को भी साथ में ले चलिए। विक्रांत कर्नल से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, सर कुछ कीजिए ना, आपको तो मालूम ही है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पुलिस के झंझट में क्यों डालते हैं। ठीक है मिस्टर विक्रांत, मैं कुछ करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए मिस्टर विक्रांत को, खून इन्होंने भी नहीं किया। आइए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, सब लोग को लेकर चलिए, वहीं बैठकर एक एक कप कॉफ़ी पी जाएगी और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग क्रूज के कॉन्फ्रेंस रूम में एकत्रित हो गए और सभी इस आशा से कि कर्नल कोई बड़ा खुलासा करेंगे, उन्हीं को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कर्नल की तरफ देखकर कहा, हाँ तो कर्नल साहब, इस केस पर कुछ प्रकाश डालिए। विक्रांत ने हंसते हुए इंस्पेक्टर दिवाकर से कहा, इसका मतलब आप कर्नल पुरोहित को अच्छी तरह से जानते थे और अभी तक न जानने का नाटक कर रहे थे। कर्नल साहब को कौन नहीं जानता, इनकी ख्याति तो देश विदेश में है। कर्नल ने कहा, एक्चुअली जब तुम जैसे सयाने लोग मिल जाते हैं जो मेरी वाइफ को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, तो ऐसे में कुछ करना ही पड़ता है। खैर, अभी तक मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि मुजरिम कौन है, लेकिन यह बात तो पक्की है कि यहाँ पर आए रिश्तेदारों में से किसी ने भी मिस्टर रहेजा का कत्ल नहीं किया है। कातिल की हल्की सी परछाई मेरे जहन में है। कातिल एक नहीं बल्कि 2 हैं, एक ने कत्ल किया और दूसरे ने उसका साथ दिया। हम क्या गलती करते हैं कि अपनों में ही चोर पुलिस खेलने लगते हैं और बाहर नज़र उठाकर भी नहीं देख पाते। अच्छा, ऐसा कीजिए कि जितने भी वेटर हैं और दूसरा स्टाफ है, उसको एक बार इस कमरे में बुलाइए। पूरे स्टाफ को कमरे में बुलाया गया। कर्नल और इंस्पेक्टर दिवाकर ध्यानपूर्वक सभी के चेहरों को देख रहे थे, उनमें से कातिल को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। अचानक कर्नल ने एक वेटर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो वेटर घबराया। उसने हकला कर कहा, जी 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 जी, जी मेरा नाम अनिल है। कर्नल ने कहा, आप सब लोग जाइए।
फिर कर्नल अनिल से मुखातिब होते हुए बोले, घबरा क्यों रहे हो? क्या घबराहट में अपना नाम तुमने गलत बता दिया? नहीं तो सर। भाई गलत तो बताया है। क्या आप नेशनल शूटिंग चैंपियन ब्रजकिशोर नहीं हो? अपनी दाहिनी हथेली दिखाना। दिवाकर ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, हथेली क्यों नहीं दिखा रहा है बे, और झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने अभी गूगल सर्च किया। तुम लोग तो देश का गौरव हो, झूठ बोलने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखो, गूगल पर अपने सही नाम के साथ अपनी फ़ोटो और बिल्कुल सही कर्नल के सवालों का जवाब दो, वरना बेकार ही मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ, तो हथेली पर ये चोट कैसे आई? कुछ नहीं सर, हल्की सी चोट लग गई थी और गलत नाम घबराहट में निकल गया। तुम फिर गलत बोल रहे हो। ये चोट का निशान है ही नहीं, ये तो कुत्ते के काटने का निशान है। 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लेना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्ही ने रहीजा सर पर गोली चलाई थी, क्योंकि वफादार जानवर कभी गलत नहीं किया करते। जैसे ही तुमने रहीजा सर पर गोली चलाई, जैकी ने तुम पर छलांग लगा दी, जिसके कारण तुम्हारे हाथ से रिवॉल्वर छूट गई और दीपक के ऊपर जा गिरी। रिफ्लेक्स एक्शन में उसने रिवॉल्वर को पकड़ लिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशान पिस्टल पर आ गए। घबराकर उसने पिस्तौल को वहीं फेंक दिया और कुत्ता जब नीचे गिरा तो उसके पंजों के निशान दीपक को लगे हैं। अब तुम मुझे केवल 2 बातें बता दो। तुमने रहीजा सर को क्यों मारा? क्या तुम्हें किसी ने सुपारी दी थी या तुम्हारी रहीजा सर से कोई दुश्मनी थी? कौन थी वो महिला जो कॉरिडोर में तुमसे बातें कर रही थी, जैसे तुम कुछ कह रहे थे कि इशारा मिलते ही 5 सेकंड के लिए जनरेटर ऑफ कर देना? नेशनल नेवी का शूटिंग चैंपियन एक शिप पर वेटर का काम करे, इसका भी स्पष्ट जवाब चाहिए मुझे। पता नहीं सर, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों मुझे इस झूठे केस में फंसाना चाहते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा बिजी रहने के लिए और अपने कुकिंग की हॉबी को शांत करने के लिए इस शिप पर काम कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँ? मेरी तरफ से तो तुम जा सकते हो, बाकी इंस्पेक्टर दिवाकर जाने, क्योंकि ये निसंदेह है कि तुम ही कातिल हो। अब अपने कातिल के साथ वो कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, यह मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। इंस्पेक्टर दिवाकर ने ब्रजकिशोर को समझाते हुए कहा, भाई हम आप पर कोई सख्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल प्लेयर हैं। जो भी बात है सच से बता दीजिए, क्यों बेकार हम लोगों को सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ सोचकर कर्नल ने दिवाकर के कान में कुछ कहा। दिवाकर ने सर हिलाकर ओके कहा। कर्नल उठकर बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने किचन में जाकर जोर से कहा, अरे भाई, ब्रजकिशोर के साथ कोई है क्या? इंस्पेक्टर साहब ने उसे गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया। ये सुनते ही एक सभ्य अधेड़ सी महिला परेशान से समुद्र की ओर भागी, लेकिन कर्नल उसको रास्ता रोककर खड़े हो गए और कहा, मैडम परेशान ना हो, ब्रजकिशोर एकदम सही सलामत है, आइए मेरे साथ। कर्नल उस महिला को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया और उस महिला से कहा, आप यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। ब्रजकिशोर को कुछ भी नहीं हुआ, सामने खड़ा है आपके। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका नाम आनंदी है ना? कर्नल से अपना नाम सुनकर वो महिला चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता है? आपका नाम हमें मिस्टर रहीजा ने बताया था। उन्होंने हमें बताया था अतीत में उनसे एक गलत काम हो गया था। आपसे प्यार किया था उन्होंने, लेकिन समाज और एज डिफरेंस होने के कारण उस रिश्ते को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। वो प्रायश्चित करना चाहते थे, आपको तलाश करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने आपको तलाश भी काफ़ी किया, पर आप कभी नहीं मिली। आपको तलाश करके और आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये चिट्ठी और 50 करोड़ का ड्राफ्ट देने का काम उन्होंने मुझे सौंपा था। ब्रजकिशोर आपका बेटा है ना? उसके विषय में रहीजा सर को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन समझ नहीं आता कि आप लोगों ने ये कठोर फैसला क्यों लिया, क्यों कत्ल किया उनका? कर्नल साहब, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। उनसे अलग होने के बाद में मेरा जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था। एक रोज़ मुझे पता चला कि मैं रहीजा के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे दिमाग में एक अजीब सी उलझन रही कि मैं बच्चे को जन्म दूँ कि नहीं। अंत में मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मैं मौसी के यहाँ मसूरी चली गई और ब्रजकिशोर के जन्म के 6 महीने बाद रहीजा के शहर में आई, लेकिन शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी बन गया था। काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे रहीजा का कोई पता नहीं चला। 5 साल बाद
न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रहेजा काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है, तब मैं 2 बार रहेजा के आलिशान घर पर गई, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मिस्टर रहेजा से मुझे मिलने ही नहीं दिया। मेरे पूछने पर गार्डों ने बताया कि रहेजा सर ने कहा है कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ब्रजकिशोर के मन पर बचपन से ही उसके पिता का बहुत गलत रूप सामने आया और वो उनसे ज़बरदस्त नफरत करने लगा। कुछ दिन में पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रहेजा अपने क्रूज़ पर बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा है, जिसमें उसने सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, जिसमें वो अपनी वसीयत सुनाएंगे। लेकिन रिश्तेदारी की लिस्ट में हमारा नाम कहीं नहीं था। हमने फैसला किया इस मीटिंग में हम रहेजा का काम तमाम कर देंगे। हमें मालूम ही नहीं था कि रहेजा की हमारे विषय में क्या उद्गार रखते हैं। आज हमारे सामने प्रायश्चित करने के सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। शायद आप सही कह रही हैं आनंद जी। अगर ब्रजकिशोर 5 सेकंड रुक जाता तो वो गोली ही नहीं चलाता, क्योंकि उसी समय मिस्टर रहेजा आपके और अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकारने वाले थे।